आगे है हमारा कीवर्ड बायोलॉजी का। इसमें पहला चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का, जैव पराक्रम। जो भी सजीव होते हैं उन्हें जैव कहा जाता है, और जो निर्जीव होते हैं उन्हें हम अजैव कहते हैं। और जो सजीव होते हैं उनमें जो निर्जीव होते हैं उनमें आणविक गतियाँ होती है, और सजीव में कोशिकीय गतियाँ होती है। आगे है विषाणु, जो कि अमर जीव इन्हें कहा जाता है, क्योंकि जो विषाणु होते हैं वो किसी भी सजीव के संपर्क में आते ही जीवित जीव की तरह काम करने लगते हैं। और जो अजैव अजैव कारक और जैव कारक यहाँ पे दिया हुआ है। अजैव कारक में जो भी निर्जीव पदार्थ के कारक है अजैव कारक, जैव कारक जो भी सजीव ये कारक है वो जैव कारक होते हैं। उसके बाद कोशिकांग, जैव कारक से अजैव कारक से जैव कारक बनता है, जैव कारक से कोशिकांग बनता है, कोशिकांग से कोशिका बनती है, कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनते हैं, अंग से अंगतंत्र बनता है, और अंगतंत्र से जीव का निर्माण होता है। आगे हमारा है कि जैव पराक्रम वो पराक्रम होते हैं, जैव पराक्रम वे सारे पराक्रमों का सम्मिलित रूप होता है, जो कि हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य करता है, यानी हमारे शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत का कार्य करेगा, वो हमारे जैव पराक्रम के अंतर्गत आएगा। भोजन जो है वो मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत है, जो कि पोषण के अंतर्गत लिया जाता है। और जो खाद्य पदार्थ है वो कार्बन आधारित होते हैं, जो कि श्वसन के दौरान अपने कणों में विभाजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। और कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो एक कोशिका के बने होते हैं, और बहुकोशिकीय जीव में बहुत सारे कोशिकाएं होती है। वहन तंत्र में जो होता है हमारे शरीर में उसे परिसंधारण तंत्र भी कहते हैं, और इसमें ऑक्सीजन का परिवहन होता है हमारे शरीर के सभी अंगों द्वारा। आगे है हमारा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में जो भी हानिकारक जो अपशिष्ट बच जाते हैं वो हमारे शरीर से उनका उत्सर्जन होता है। अगला हेडिंग है हमारा पोषण। पोषण वह प्रक्रम है जिसमें से जो हरे पौधे हैं वो तो अपना पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वपोषी जीव और दूसरा विषमपोषी जीव। स्वपोषी जीव अकार्बनिक पदार्थों, वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड, जल, जमीन से जल जो लेते हैं उसके द्वारा भोजन बनाते हैं, जो कि हरे पौधों में होता है। और जो एंजाइम और जो विषमपोषी जीव होते हैं वे हरे पौधे को द्वारा बनाए भोजन को ग्रहण करते हैं, और एंजाइम और जैव उत्प्रेरक जैसे कहते हैं उसके द्वारा उनके कणों को तोड़कर उनसे पोषण करते हैं। आगे स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और उसमें वो मंड और स्टार्च बनाते हैं जो कि पौधे में संग्रहित होता है। आगे है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो कि पादप में ही संग्रहित होता है। और उसके बाद है हमारा ग्लाइकोजन, जो कि जंतुओं में जब मंड या शर्करा संग्रहित रहता है तो उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। और जब सनलाइट अवशोषित करके क्लोरोफिल में यह क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। यहाँ पे जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। मरुद्भिद पौधे जिसमें कैक्टस होता है उनका क्लोरोफिल हरा रंग का वर्णक होता है, इसे हरित लवक भी कहते हैं। जो हरित जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें रंध्र होता है, जो कि पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके बगल में द्वार कोशिका होती है, तथा यह रंध्र को बंद और खोलने का कार्य करता है। जब ऑक्सीजन को निकालना रहता है तो रंध्र खुलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेना रहता है तो रंध्र उस टाइम भी खुलता है और उसके बाद बंद हो जाता है। जैसे यहाँ पे है कि 6CO2 12H2O के साथ सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज C6H12O6 6CO2 और एक C6 का जल का अणु बनाएगा।
प्रोटीन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन के अणु की उपस्थिति होनी चाहिए, जिसको राइजोपस नामक जीवाणु अपने वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण द्वारा मतलब बनाता है। आगे है विषम पोषण। इसमें जो भी जीव होता है वह किसी और जीव के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे जो परजीवी, इसे परजीवी भी कहते हैं। जैसे परजीवी में जू, अमरबेल, फीता, कृमि, यह बाह्य पोषण ढूंढता है और उससे पोषण ग्रहण करता है। जैसे फफूंद, ईस्ट, कवक। अमीबा पोषण करने के लिए अपने शरीर से एक रचना जो कि उत्पाद है उसको बनाता है, जिसे पादप भी बोलते हैं। वहाँ पे वह खाद्य पदार्थ को घेरता है, जिसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं। और फिर वह अपने पोषण करता है उस खाद्य पदार्थ से, और फिर उसे बाहर शरीर से करता है। आगे है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है वह पश्चाप द्वारा भोजन ग्रहण करता है, और मनुष्य जो है पोषण ग्रहण करने के लिए मनुष्य में पोषण के लिए आहार नाल नामक एक नली होती है, जो कि मुख से लेकर गुदा तक 8 से 10 मीटर की होती है। और यह एक विशेष प्रकार की नली होती है। मुख गुहा, जो हमारा मुंह होता है उसे हम मुख गुहा कहते हैं। इसमें पेशियाँ, जिह्वा होती है, दांत होता है, लार ग्रंथि होती है, और इसके दांतों के द्वारा भोजन को टुकड़े में तोड़ा जाता है, और जिह्वा जो है उस लार से उसे मिलाती है, और जो एमिलेस एंजाइम है उस पर कार्य करता है, और मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। उसके बाद ग्रसिका में क्रमाकुंचन गति से जाता है और आमाशय में पहुंचता है, और वहाँ पे जठर ग्रंथि में जठर ग्रंथि से जो हमारा जठर ग्रंथि होता है उसे जठर रस निकलता है, जिसमें कि HCl अम्ल होता है, और पेप्सिन होता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, और वहाँ से HCl जो होता है वह भोजन को अम्लीय बनाता है, जो कि वहाँ पे कायम के रूप में होता है। उसके बाद वह ग्रहणी होते हुए जहाँ की अग्नाशय और यकृत के जो भी अग्नाशय के एंजाइम आके मिलते हैं, और यकृत से पित्त जो आता है वहीं पे मिलता है। उसके बाद क्षुद्रांत में जाता है जहाँ उसका पूर्ण पाचन होता है। उसके बाद बृहद्रांत में जाता है, और वहाँ पे बृहद्रांत में एक अंग जुड़ा हुआ रहता है जिसे परिशेषिका कहते हैं। परिशेषिका जो होता है वह उसे अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि अब रोग के रूप में सिर्फ मिलता है। पहले जो परिशेषिका था वह कच्चे मांस को पचाने का कार्य करता है। उसके बाद मलाशय में चला जाता है जहाँ वह संग्रहित रहता है। जो हमारे शरीर में अवशेष पदार्थ बचते हैं वो वहाँ संग्रहित रहता है। उसके बाद जो यकृत है, यहाँ पे यकृत से जो निकलने वाला पित्तरस था वह क्षारीय होता था, जो कि हमारे अग्नाशय में जाके मिला था। ग्रहणी में आकर मिला था, और अग्नाशय से भी जो रस निकलते वहीं पे आके मिलता है। आगे हमारा दंत सूत्र है। इसका दंत सूत्र होता है 21-23/21-23। हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृदंत जिसकी संख्या 8, रजनक जिसकी संख्या 4, चवर्णक जिसकी संख्या 12 और अर्धवर्णक जिसकी संख्या 8 होती है। एनेमल जो हमारे दांत का सबसे ऊपरी परत होता है, जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ रहता है। ये सबसे कठोर परत है हमारे शरीर का। एमिलेस जो कि मंड का पाचन करता है और उसे शर्करा में बदलता है। आगे है जठर रस, जिसमें कि HCl, म्यूकस, पेप्सिन बनता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। म्यूकस जो है HCl जो स्राव होता है उससे हमारे आमाशय की दीवारों को बचाता है। आगे सेलुलोज, शाकाहारी जो होते हैं वे सेलुलोज का पाचन करते हैं। इस कारण उनका जो आहार नाल होता है बहुत बड़ा होता है। अग्नाशय रस जो कि क्षारीय अवस्था में कार्यरत करता है, और इससे इमल्सीकृत वसा को टूटता है। और ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वह प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। और जो आंतररस में क्षुद्रांत में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और वसा ग्लिसरॉल में बदलता है। आगे है दीर्घ रोम, जो कि वहाँ पे पूर्ण रूप से छोटी आंत में जो भी
मतलब हमारे शरीर के लिए उपयोगी पोषक तत्व तो उसका ग्रहण करता है और रुधिर वाहिकाओं तक पहुंचाता है, जिससे कि रुधिर वाहिकाएं पूरे शरीर में उन सभी पोषक तत्वों को पहुंचाते हैं। आगे जो अशुद्ध पदार्थ बचता है वो दीर्घ रोम द्वारा जाता है और दीर्घ रोम में जो रणसांकुर होते हैं वह जल का ग्रहण करते हैं और उसे गुदा में भेज देते हैं। आगे है हमारा है दंत क्षरण। जब मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ जब हमारे दांतों में फंस जाता है तो उससे अम्ल निकलता है, उससे वहाँ पे अम्ल निकलता है और दांतों को क्षय करने लगता है और उससे वहाँ पे दंत प्लाक बनने लगता है, जो कि दांतों के मसूड़ों में खून निकलने जैसा होता है। आगे श्वसन जो होता है, श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ श्वसन अभिक्रिया में तीन मार्ग होते हैं। पहला अवायवीय श्वसन, जिसमें जो कि पाइरूवेट को किण्वन क्रिया द्वारा ईस्ट में होता है, जिससे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और पाइरूवेट जब कोशिका द्रव्य में जाता है तो वह वायवीय अवस्था में होता है। वायवीय कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय होता है और वहाँ पे वह मतलब ऊर्जा बनाता है। और अब वायवीय मतलब जहाँ पे जब दौड़ते हुए खिलाड़ी के शरीर में वायु की कमी होने लगती है तो वहाँ पे क्रैम्प उत्पन्न होता है, जहाँ पे कि लैक्टिन अम्ल के उत्पन्न होने के कारण वहाँ पे दर्द का महसूस होने लगता है। आगे है कोशिकीय ईंधन, एटीपी होता है, जो कि हमारे कोशिका के ईंधन के रूप में कार्य करता है। एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। एक एटीपी बराबर होता है 30.5 kg जूल प्रति मोल और एक एडीपी में फॉस्फेट को जोड़ते हैं तो एक एटीपी बनता है। स्थलीय जंतु फेफड़ा द्वारा श्वसन करता है, जलीय जंतु गिल्स द्वारा श्वसन करता है और मनुष्य की श्वसन दर 16 से 20 बार प्रति मिनट होती है। श्वसन तंत्र, मनुष्य के श्वसन तंत्र पहला नासा द्वारा वह श्वास लेता है, उसमें नासावाल होता है जो कि मतलब श्वसन लेने के दौरान वायु से जो धूल कण आता है उसको छानने का कार्य करता है। उसके बाद ग्रहणी द्वारा कंठ होते हुए श्वास नली से श्वसनिका में जाता है, श्वसनिका से कूपिका में और कूपिका से वहाँ पे गैसों का आदान प्रदान द्वारा ऑक्सीजन रुधिर में, ऑक्सीजन फेफड़े मतलब हृदय से आए रुधिर में मिलता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। आगे है श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। तिलचट्टा जो है ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करता है, मच्छर सूर द्वारा, मेधक त्वचा द्वारा। आगे है वहन तंत्र जो है उसमें रुधिर जो होता है वह तरल संयोजी, रुधिर को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं और यह ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के सभी अंगों में करता है। जो रुधिर होता है वह उसका जो प्लाज्मा होता है वह जो उसमें प्लाज्मा होता है या हृदय जो है हमारे पंप तंत्र का कार्य करता है। इसमें महाशिरा जो दायां मतलब बायां अलिंद है उसमें खून आता है और उसके बाद मतलब रक्त आता है और दायां अलिंद से नीले में जाता है और नीले से फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से फुफ्फुस सिरा द्वारा आलिंद में आता है और आलिंद से फिर दाएं नीले में जाता है और फिर महाधमनी द्वारा अंग में जाता है। हमारा हृदय 4 कोष्ठीय होता है और इसे विभाजिका द्वारा यह बंटता है। आगे यह एक पेशीय अंग है, इसकी भित्ति नीले मोटा होता है और जो आलिंद होता है उसकी भित्ति पतली होती है। 2 कोष्ठीय जीव, जलीय जीव जो होता है उसमें 2 कोष्ठ होता है, उभयचर में 3 कोष्ठ होता है और हमारे शरीर में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, क्योंकि एक बार शरीर से हृदय में, फिर हृदय से फेफड़े में और फिर फेफड़े से हृदय में और फिर शरीर में जाता है। और एकल परिसंचरण द्वारा जो
मछली हो उसमें एकल परिसंचरण होता है। रक्त दाब, हमारे रक्त का प्रकुंचन दाब 120 mmHg है और अनुशीतलन दाब 80 mmHg है, जो कि स्फैग्नो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त। धमनी जो होता है हृदय से बॉडी में खून को ले जाता है और शिरा जो होता है बॉडी से हृदय में खून को लाता है। धमनी मोटी होती है, शिरा पतली होती है। धमनी अंतःस्राव करता है और शिरा बाह्य स्राव भी करता है, मतलब बाह्य त्वचा पे दिखता है, पर जो धमनी होता है वह आंतरिक होता है। धमनी में बल्ब नहीं होता पर शिरा में बल्ब होता है। प्लेटलेट्स जो है तो वो खून में, मतलब जो हमारा रुधिर है उसमें पाया जाता है। यह रुधिर को थक्का बनाने का काम करता है। लसिका जो है जिसमें जो कि वसा का परिवहन करता है और यह उत्तक तरल है। अंतरकोशिकीय, मतलब ये अंतरकोशिकीय जो अवकाश होता है वहाँ पे जो लसिका होता है वह वहाँ पे होता है और यह रंगहीन है। यह वसा का परिवहन करता है। पादप में आ गया पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन मतलब जो मृत कोशिकाएं होती हैं वह परिवहन का कार्य नहीं करती। जो चालिनी नलिकाएं होती है पादपों में वह परिवहन का कार्य करते हैं। जो जाइलम होता है वह जल और खनिज लवण का परिवहन करता है और फ्लोएम जो है वह जो भी भोजन बनता है शरीर उस पादप में उसका परिवहन करता है। और जो जाइलम है वो जल स्तंभ बनाकर या आयन सांद्रण द्वारा जल का परिवहन करता है और यह जाइलम, मतलब यह तो जाइलम के द्वारा होता है। आगे बाष्पोत्सर्जन, जाइलम की क्रिया के लिए बाष्पोत्सर्जन ये बहुत उपयोग, मतलब बहुत ज़्यादा ही लाभकारी है, क्योंकि जब तक बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तब तक जाइलम क्रिया नहीं कर पाएगा। आगे है ताप का नियमन, इससे ताप का नियमन भी होता है। आगे यह स्थानांतरण का, मतलब यह जिससे जल का स्थानांतरण होता है। यह ऊपरोमुखी अधोमुखी सभी दिशाओं में गति करता है। आगे है उत्सर्जन। शरीर से बचे पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। या शारीरिक सतह से उत्सर्जन एक कोशिकीय में होता है। मानव में उत्सर्जन के लिए एक जोड़ा वृक्क होता है, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी होता है और एक मूत्राशय और एक मूत्र नली होता है। इसमें से यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। वृक्काणु जो कि नेफ्रॉन जो है यह मतलब वृक्क का क्रियात्मक इकाई है जो कि मतलब हमारे शरीर के खून को छानता है और जो यूरिक अम्ल होता है उसका स्राव करता है। और उसकी संरचना में कटोरी नुमी जो संरचना होती है वो बोमेन संपोर्ट कहलाती है। उसके बाद ग्लोमेरुलस होता है, उसमें एक भाग होता है जो कि कोशिकाओं का गुच्छ होता है। वृक्काणु नलिकाएं जो कि वृक्क की जो नलिकाएं होती है उसे वृक्काणु नलिकाएं कहते हैं। संग्राहक नलिका जो जिससे कि वृक्क की नलिकाएं जुड़ी होती है उसे संग्राहक नलिका कहते हैं। यह निस्यंदन का कार्य करता है। यह चयनित पुनर्वशोषण का भी कार्य करता है। इसे अपोहन या डायलिसिस भी कहते हैं। ये इसमें अर्ध परागमय स्तर होता है, जैसे यह कि इससे मतलब जो चयनात्मक होता है यह चयनात्मक मतलब ग्रहण करता है। अपोहन द्रव 180 लीटर निस्यंदन प्रति दिन या 180 लीटर खून का निस्यंदन करता है। पादपों में उत्सर्जन कोशिका की रिक्तिकाओं द्वारा रेजिन गोंद द्वारा। ऑक्सीजन भी पादपों का एक उत्सर्जी पदार्थ है। पुराने जाइलम में यह संग्रहित होते हैं। अगला चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। यह हमारा 8वां चैप्टर है बायोलॉजी का। जीव अपनी संतति उत्पन्न करने के लिए जीव जनन करते हैं। जीव अपने आनुवांशिक गुण यानी DNA का प्रतिकृति बनाकर नए जीव का निर्माण करते हैं या उनका सृजन करते हैं और यह जैव रासायनिक क्रिया द्वारा जैव विकास को दिखाते हैं। आगे है समष्टि पारितंत्र। समष्टि पारितंत्र मतलब किसी भी समष्टि का पारितंत्र किस टाइप से बन रहा है उसे समष्टि का पारितंत्र कहते हैं। आगे है हमारे एक कोशिकीय जीवों में जनन। जैसे विखंडन जो है एक कोशिकीय जीवों में जनन की विधि है।
जीवाणु या प्रोटोजोआ ये सब में विखंडन होता है। अमीबा में द्विखंडन होता है, बहुखंडन, जैसे कालाजार, रोगाणु, ये सब मलेरिया परजीवी में प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है, इसमें मुकुल निकलता है और नए जीव का निर्माण होता है। पुनरुद्भवन या कायिक भागों में होता है, जैसे मुकुलन, हाइड्रा, ये सब में पुनरुद्भवन है। और आगे है कायिक प्रवर्धन, जिसमें पर्तन, कलम, रोपण या बीज रहित पौधों में इसका उपयोग द्वारा लगाते हैं। ब्रायोफिल की पत्ती जो होती है वह अपने पत्ती के द्वारा ही जनन करता है और नए जीव का निर्माण करता है। मनी प्लांट का पत्ता भी जनन अपने पत्ते द्वारा करता है। उत्तक संवर्धन में कैलस जो पौधों का छोटा समूह होता है उससे कि वह उत्तक का निर्माण करके नए पौधों का समूह बनाता है और इन्हें कृत्रिम पोषण माध्यम से पोषण दिया जाता है। आगे है बीजाणु समाज संघ, जो एक मतलब अलैंगिक जनन का विधि है, जो कि राइजोपस में होता है। अलैंगिक जनन एकल जीवों में होता है। लैंगिक जनन दो जीवों द्वारा होता है। इसमें एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक। इसके कायिक कोशिका द्वारा इसमें भी जनन होता है। इसमें युग्मक से युग्मनज का निर्माण होता है। यह द्विगुणित होता है क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों का युग्मक मिलता है। नर युग्मक छोटा होता है और गति करता है। मादा युग्मक भोजन करता है, मतलब भ्रूणावस्था में भोजन देता है और यह बड़ा होता है और यह अचल होता है। पादप में लैंगिक जनन, पादप का जो जननांग है वह पुष्प होता है। पुतंतु, बाह्य दल, दलपुंज, पंखुड़ी, ये सब पुंकेसर का भाग है। स्त्री केसर, वर्तिका और वर्तिका नली, अंडाशय, ये सब स्त्री केसर का भाग है। इससे बीजांड और अंड कोशिका का निर्माण होता है। पुंकेसर फूल का नर भाग होता है जो कि पीले रंग का स्राव छोड़ता है। यह पराग कोष्ठ में बनता है और इससे परागकण जो बनता है वह किसी भी पौधे के वर्तिका पर जाकर उससे वर्तिका नली से अंडाशय में जाकर वहाँ पे निषेचित होता है। आगे है हमारा एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प का पपीता और तरबूज होता है। इसमें सिर्फ एक ही लिंग मिलता है और वह लिंगी पुष्प जिसमें कि नर और मादा दोनों लिंग होता है उसे वह लिंग, जैसे गुड़हल, सरसों। पर परागन वह क्रिया जिसमें कि किसी भी पुष्प का परागकण किसी पुष्प के वर्तिका पर जाकर निषेचन की क्रिया होती है, उसे परागकण कहते हैं। स्वपरागन किसी या उभयलिंगी पुष्पों में होता है और पर परागन या एक लिंगी पुष्पों में होता है। आगे है वायु परागन, जल परागन। ये वायु के द्वारा अगर परागन क्रिया होता है वायु परागन, जल के द्वारा परागन क्रिया होता है तो जल परागन, और अगर कीट के द्वारा परागन क्रिया हुआ तो कीट परागन बोलेंगे। आगे है हमारा भ्रूण। पौधों में भ्रूण जो होता है वो उसका बीजांड बनता है और फल अंडाशय वृद्धि कर बनता है जो कि उसके अंकुरन के बाद बनता है। मानव में लैंगिक जनन किशोरावस्था में जो होता है उसमें कि लड़के और लड़कियों में कुछ शारीरिक परिवर्तन होता है, जैसे उनके त्वचा का तैलीय होना, लड़कियों में रज्जुधर्म आना, लड़कों में आवाज़ का फटना, जनक उत्तक की परिपक्वता और यौवना आरंभ यहीं से होता है। और नर जनन तंत्र में आ गया शुक्राणु वृषण को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि नर हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि और शीशन आनुवांशिक पदार्थ का, ये सब आनुवांशिक पदार्थ को एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचाता है। आगे है मादा जनन तंत्र। इसमें परिपक्व अंड, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, प्लेसेंटा जिसमें भ्रूण पोषण ग्रहण करता है। इसका लयवर्धन संकुचन होता है या ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के द्वारा इसका मतलब नियंत्रण होता है। ऋतुस्राव का दिन होता है 2 से 8 दिन। जनन स्वास्थ्य के लिए यौन क्रिया के लिए जनक का स्वास्थ्य होना जरूरी है। यह मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से होना चाहिए। लैंगिक संचरण जनित रोग है गोनेरिया, सिफिलिस जो कि जीवाणु जनित रोग है। मर्स, HIV, एड्स जो होता है वो वायरस से रोग होता है। यांत्रिक
मतलब इसमें गर्भरोधन को रोकने के लिए कुछ यांत्रिक विधियाँ जैसे नर कॉन्डोम, मादा कॉन्डोम, हार्मोन संतुलन लूप या कॉपर टी का उपयोग, सेल तकनीक है, चयनात्मक गर्भपात, भ्रूण लिंग निर्धारण और चयनात्मक गर्भपात जो है कानूनी अपराध है, और शिशु लिंग अनुपात भ्रूण हत्या के कारण मतलब गलत है, और जन्म दर और मृत्यु दर इसी के कारण होता है। हमारा अगला चैप्टर है आनुवांशिकता। तो इसमें पहला हमारा कीवर्ड है जैव विकास। जैव विकास जो होता है उत्तम चयन सिद्धांत, प्रकृति उसी को चुनती है जो कि मतलब जो ज़्यादा मतलब प्रतिकूल परिस्थिति भी सहन करेगा उसी को प्रकृति चुनेगी। इसी को जैव विकास का सिद्धांत कहते हैं, जिसे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। इन्होंने वंशागत लक्षणों का स्थानांतरण का सिद्धांत दिया था। इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जन्म 1822 में और मृत्यु 1884 में हुई थी, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, और इन्होंने गोल झुर्रीदार मटर के पौधे को लिया और लंबा पौधा और बौना पौधा को लेकर इन्होंने संकरण कराकर मटर के पौधे से वंशागत नियमों का स्थानांतरण को देखा। और इन्होंने सफ़ेद फूल, बैगनी फूल, ये सब बहुत सारे इन्होंने उससे मतलब उसके गुणों को लेकर अलग अलग प्रयोग द्वारा, जैसे लंबा पौधा टी, बौना पौधा स्मॉल टी संकरण लंबा पौधा टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी। प्रभावी लक्षण इसमें एक ही युग्म का प्रभावी लक्षण होगा, या तो लंबा या तो बौना। यहाँ पे प्रभावी लक्षण लंबा होता है और अप्रभावी लक्षण बौना होता है। एकल संकरण में 3:1 देखने को मिला, और जीना अनुपात 1:2:1 था। दूसरे संकरण में 315 गोल पीले बीज थे और 118 लाल हरे बीज थे, और 101 झुर्रीदार पीले बीज थे और 32 झुर्रीदार हरे बीज थे, और इनका अनुपात 9:3:1 हुआ। यानी इनका जीनोटाइप, जीन जो होता है वो प्रोटीन सूचनाओं को एक मतलब कोशिकाओं द्वारा ले जाता है, एंजाइम प्रकीर्णन द्वारा ले जाता है। और आगे हमारा लिंग निर्धारण जो होता है वह नर में लिंग क्रोमोसोम XY और मादा में XX होता है, और बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के X और Y लिंग पर से होता है। जब पिता का X लिंग होता है और माता का X, तो वह उस बच्चे का लिंग लड़की होगा, और पिता का Y और माता का X होगा तो वह उस बच्चे का लिंग लड़का होगा। घोंघा जो है वो अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है। और आगे है हमारा आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आसानी से चला जाता है, लेकिन अब जो उपार्जित लक्षण होता है वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाता है। आगे भ्रूणाक्षरण, उसके बाद है प्राकृतिक शास्त्री डार्विन ने और JBS हॉल्डेन ने 1929 में जाति उद्भव और जीन प्रवाह का नियम दिया था। इन्होंने अंतर्जनन और उसके अभिलाष से उसके बाद आगे है अभिलक्षण, बाह्य आवृत्ति के गुण को उसमें अभिलक्षण देखा जाता है। और आगे कंकाली जीव प्रकार, मतलब बाह्य कंकाल, एक कंकाल मतलब किसी भी जीव का बाह्य कंकाल होता है और किसी जीव का आंतरिक कंकाल, जैसे कछुआ का बाह्य कंकाल उससे बाहर होता है। आगे समजात अभिलक्षण, और इसी आधार पर समजात अंग और समरूप अंग देखते हैं। समजात अंग में जो होता है उसका जन्म एक समान पर कार्य अलग अलग होता है, जैसे चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख, और समरूप अंग जिनका जन्म अलग अलग होता है पर कार्य एक समान, जैसे कि पक्षी का जो पंख होता है और तितली का पंख। जीवाश्म, जीवों के
मतलब पुराने जो अंश होते हैं उनके, जो कि पृथ्वी में दबे हुए होते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म में कोयला, पेट्रोलियम में सब आते हैं। इनका फॉसिल डेटिंग द्वारा इनके हम समय का निर्धारण होता है। आगे है कृत्रिम चयन, आणविक जाति वृत्त और दूरस्थ संबंधी जीव, जैसे मानव का विकास, मतलब मानव का विकास कैसे हुआ, इससे हम दूरस्थ संबंधी जीव से कर सकते हैं। जैसे आगे खुदाई करके और उसके बाद फॉसिल डेटिंग, ये सब जीवाश्म का अध्ययन के लिए करते हैं। और मानव का उद्भव अफ्रीका से हुआ था और यह बारिंग लैंड ब्रिज के द्वारा अफ्रीका से एशिया और अमेरिका गए थे। अगला चैप्टर है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय। जीवों की वृद्धि यानी जैव वृद्धि या उसकी वृद्धि गतियों को नियंत्रण और मतलब किसी भी जीव के शरीर की वृद्धि का नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जैसे जो भी जीव के शरीर में जो भी अनुरक्षण का कार्य होता है यानी रख रखाव का कार्य होता है, वह विशिष्ट ऊतक या तंत्रिका द्वारा होता है, जो कि पर्यावरण से अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में पेशी ऊतक जो होता है, जैसे हमारा कान जो होता है वह श्रवणग्राही होता है, सुनने के लिए सुनता है। नाक घ्राणग्राही होता है, जो कि सूंघने का काम करता है। त्वचा तापग्राही होता है, जो कि तापमान का ग्रहण करता है। नेत्र प्रकाशग्राही होता है, जो कि हमें संसार देखने में मदद करता है। जीभ जो होते हैं रस संवेदन ग्राही होते हैं। हमारे तंत्रिका कोशिका जो कि हमारे शरीर में सूचनाओं का संचरण करता है, इसमें द्रुमिका जो होता है वह किसी भी सूचना को ग्रहण करता है और विद्युत आवेग द्वारा कोशिकाएं से तंत्रिका जो एक्सॉन के अंतिम सिरा में रसायन द्वारा परिवर्तित करके उसे अगले तंत्रिका कोशिका में ले जाता है। और यहाँ पे खाली स्थान जो होता है वो सिनेप्स होता है। प्रतिवर्त स्वरूप आगे है हमारा अग्रशिरा जो अग्रशिरा जो हमारा मस्तिष्क का जो अग्रशिरा वो सोचने का कार्य करता है। आगम कोशिका, निर्गम कोशिका। आगम कोशिका जो है किसी चीज़ को ग्रहण करता है, निर्गम कोशिका किसी भी चीज़ को शरीर से दूर, मतलब वो हमारी कोशिकाओं से दूर ले जाता है। जैसे प्रतिवर्ती चाप जो कि हमारे मेरुरज्जु में बनता है, और मेरुरज्जु और मस्तिष्क के बीच ये हमारा प्रतिवर्ती चाप, इसका मुख्य संबंध समन्वय केंद्र द्वारा होता है, यानी जो हमारा ब्रेन होता है उससे होता है, और ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। आगे मस्तिष्क जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। इसमें कपाल तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क और मेरु तंत्रिका तंत्र का मेरुरज्जु दोनों सम्मिलित रूप से होता है। अग्र मस्तिष्क सोचने का कार्य करता है, और ग्राही क्षेत्र जो होता है वो किसी भी संवेदना को ग्रहण करता है। सहचर्य क्षेत्र आगे है ऐच्छिक पेशी गति। हम पेशियों की गति हमारे अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही करते हैं, क्योंकि यह हमारी ऐच्छिक गतियाँ है। और मुख्य भूख का केंद्र भी हमारे अग्र मस्तिष्क में होता है और सामान्य प्रतिक्रिया करता है। और नैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण हमारे पश्चिम मस्तिष्क द्वारा होता है और मध्य मस्तिष्क द्वारा होता है। यहाँ से ही हमारा रक्त दाब, लार आना, बमन ये सब का नियंत्रण होता है। यह हमारे पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला द्वारा होता है। प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क हमारे पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। आगे है जो मस्तिष्क को वह तरल पूरित गुब्बारा है, जो कि मतलब खोपड़ी के अंदर रखा जाता है। आगे पेशी की आकृति का परिवर्तन, ये हमारे शरीर में प्रोटीन के परिवर्तन के कारण पेशियों की आकृति में परिवर्तन होता है। पादप में समन्वय, नवोद्भिद पादपों में दिशिक गतियाँ या तो वैद्युत रासायनिक साधन द्वारा होती है, यानी जल की मात्रा जिधर ज़्यादा होगी उधर ही उसकी गतियाँ होगी।
पादप में आकृति मतलब प्रतान जो होता है वह स्पर्श संवेदी होता है, और प्रकाशानुवर्तन प्रकाश के कारण वह उसका जो ऊपरी सिरा ऊपरी मुखी गति करता है, और गुरुत्वानुवर्तन के कारण उसकी जो जड़ें होती है अधोमुखी गति करता है। रसायनानुवर्तन जो कि हार्मोन के द्वारा विसरण विधि द्वारा होता है। आगे है पादप हार्मोन। ऑक्सिन जो है प्ररोह के अग्रभाग में वृद्धि को दर्शाता है, और यह वृद्धि हार्मोन है। और जिब्रेलिन जो कि तना में वृद्धि के लिए सहायक है। साइटोकाइनिन जो कि कोशिका विभाजन करता है। एब्सिसिक अम्ल जो कि पत्ते गिराने का कार्य करता है, और एथिलीन जो फल पकाने का काम करता है। आगे है हमारा जंतु हार्मोन। अधिभीरिक ग्रंथि जो होती है जो कि एड्रिनल हार्मोन स्रावित करता है। यह फाइट और फ्लाई हार्मोन है, जो कि या तो लड़ू या तो उड़ू हार्मोन इसे कहते हैं। इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस यानी और पीनियल ये सब, और जो पीयूष ग्रंथि होती है वो वृद्धि ग्रंथि, अपटू ग्रंथि जो कि थायराइड हार्मोन स्रावित करता है, जिसमें आयोडीन की कमी हो जाए तो घेघा नामक रोग होता है। आगे पराप्टू ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, आगे उसके बाद है अधिभृत ग्रंथि, उसके बाद वृषण ग्रंथि जिससे कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है, और अंडाशय से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है। अग्नाशय इंसुलिन का स्राव करता है।